आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर। आज मुलाकात हम करेंगे कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब से। कोविड जैसी 1000 से ज़्यादा बीमारियां ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं जो इंसानों को लग सकती हैं। सही। एंटीबायोटिक्स इतनी मिसयूज़ हो रही हैं कि वो टॉफ़ियों की तरह इस्तेमाल हो रही है। कितनी शर्म की बात है। फिर लोग कहते हैं हमारी खाला थी, वालदा थी, वो बेचारी गिर गई बाथरूम में और हड्डी टूट गई। ये ऐसा नहीं होता, पहले हड्डी टूटती है फिर गिरते हैं। मेहमान नवाज कौम है तो हम हर एक चीज़ को मेहमान नवाजी करते हैं। हम पोलियो ख़त्म नहीं कर सके, दुनिया से ख़त्म हो गया। टीबी दुनिया से ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ। कोई मलेरिया ख़त्म हो गया, वो नहीं ख़त्म हुआ। फिर डेंगू के मेहमान नवाजी कर रहे हैं, चिकनगुनिया की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और अगर लोग समझते हैं कोविड ख़त्म हो गया तो कैसे ख़त्म हो जाएगा? कोई बीमारी आज तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुई है। आजकल की जो यूथ है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वेपिंग के अंदर बहुत पड़ गई है। मतलब हर छोटे से छोटा, इवन कि 6 साल का बच्चा भी जो है वो वेपिंग कर रहा होता है। माँ बाप भी इसलिए कुछ नहीं कहते कि वो स्मोकी तो है, वो फ्लेवर ही तो है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है, चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा पेंडेमिक आ सकता है? पेंडेमिक क्या आ सकता है? ये बच्चों की ज़िंदगी हाफ हो गई है। जो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो अंडर क्वालिफाइड इडियट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, मैं सॉरी फॉर माई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ये मर्डरर्स हो गए। एक मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे, ममालिक बंद कर देंगे। अच्छा। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर ईसा लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर। आज मुलाकात हम करेंगे कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब से। आज नाजरीन ये बातें करेंगे कि कौन कौन से कॉमन डिजीजेस इस वक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, वेपिंग के क्या इफेक्ट्स होते हैं, और अगर इस वक्त हालात देखें तो कौन सा पेंडेमिक बहुत अपराइजिंग आपको नज़र आ रहा है। मेडिकल बातें हैं और बहुत अहम बातें हैं कि कौन कौन से बेसिक टेस्ट आपको करने चाहिए बीमार होने से पहले, डायग्नोस करना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब से। कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, मैं थोड़ा सा मेडिकल बातें करूंगा, फिर थोड़ा सा और बातें करूंगा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है 2025 के अंदर, कौन से ऐसे डिजीजेस अपराइज हो रहे हैं जो आपको लग रहा है कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे डिजीजेस हैं इस वक्त? देखिए, अगर हम इसको 2-3 चीज़ों में डिवाइड कर दें, एक हैं जो कि मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है। मुझे तो देखें पाकिस्तान में और कराची में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ऐसे स्प्रेड हो रही है जैसे एपिडेमिक हो, जैसे कोविड था। और इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हों और बंदा लोगों के अंदर वेलनेस आए और लोग अपना ख्याल करें। प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर बेतहाशा रीजंस हैं, लेकिन स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जो हमने लाइफ को अपना इतना इम्बैलेंस कर लिया है। देखें, लेट्स से कि नेगेटिव बात नहीं करते, पॉजिटिव ये है कि मिनिमम जो है ना 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज और वर्जिश होनी चाहिए, न्यूट्रिशन बेहतर होनी चाहिए। न्यूट्रिशन इस तरह से कि समझे खाने में 5 किस्म के रंग होने चाहिए। अच्छा। तो अगर रेड है तो टमाटर भी हो सकता है, गोश्त भी हो सकता है, वाइट चावल भी हो सकते हैं और फिश भी हो सकती है। उससे ना बैलेंस न्यूट्रिशन मिलती है। और इसके साथ साथ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहना आसान है स्ट्रेस फ्री रखना, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना, यू नीड टू वर्क ऑन इट। यू नीड टू रियलाइज कि दिस इज़ अ चैलेंज एंड यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। और ये बहुत आसान हो जाता है स्ट्रेस जब अगर हम इस्लाम पे चलें। गीबत, चुगली, नेगेटिव लोगों में बैठना, किसी के बारे में बुरा सोचना, जब हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, हसद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हो गई लोगों को एक दूसरे से, यानी किसी की सक्सेस से हम अपसेट हो जाते हैं ना, मतलब हमें बड़ा बुरा लगता है, वो ये सक्सेसफुल हो गया, ज़रूर इसने कुछ गलत किया होगा, या मुझे लगता है ये अनकरीब इनके पार्टनर्स की लड़ाई हो जाएगी। इस तरह की सोचें आती हैं जो बेसिकली नेगेटिव थॉट्स हैं। अगर हम इनको अवॉइड करें और खुश हों, और अगर हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर लेके आएँ, विच इज़ कि अगर किसी से आप हार गए हैं कंपटीशन में, चाहे वो खेल का हो, तो उसको मुबारकबाद दें, उसके लिए खुश हों
और मेहनत करें कि उसको कैसे हराया जा सकता है या उससे बेहतर कैसे किया जा हो सकते हैं, सो दैट के मेरिटोरियस तरीके से, नॉट कि उसको गिरा के। तो अगर हम अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आएंगे, मोहब्बत के साथ रहेंगे और हम ये चीज़ों को जो हमें बताई गई हैं वो करेंगे, तो हर चीज़ जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होगी, तो ये मेटाबॉलिक कंडीशन से भी बचा जाएगा। अच्छा। दूसरी आ जाती है इन्फेक्टिव कॉजेज़, जैसे फ्लू। अब देखिए पोलियो जो है ना दुनिया से रेडिकेट हो गया, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान रह गए, कितनी शर्म की बात है। और अगर हमने 3-4 साल में अगर हमने पोलियो को रेडिकेट नहीं किया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे, ममालिक बंद कर देंगे। अच्छा। दूसरी चीज़, टाइफॉइड, जरासीम, एंटीबायोटिक्स इतनी मिसयूज़ हो रही हैं कि वो टॉफ़ियों की तरह इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल ही नहीं करनी होती। एक तो राइट एंटीबायोटिक होती है और एक होती है कितने दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है, वरना क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो जरासीम बना लेते हैं। हमारा ये हाल है कि टाइफॉइड हैदराबाद में फैला, इतना डेंजरस हो गया था कि कोई दवा उस पर असर नहीं कर रही थी और सिंध गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन करनी पड़ी कि लोगों को टाइफॉइड लगा ही नहीं, वरना वो इलाज ही नहीं हो सकता। अच्छा। तो ये जो चैलेंजेस हैं ना हमारे, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से। तीसरी चीज़ ये आती है कि मैं आपको इस चीज़ से बताना चाह रहा था कि टीबी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सारी बीमारियां हमारे पास से ख़त्म नहीं हुई। एक मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं सबसे कि प्लीज़ जो कोविड की जो बातें बताई गई थी कि हाथ कैसे धोना है, अगर बीमार हैं तो मुंह को कवर करें, इसको प्लीज़ कंटिन्यूसली फॉलो करें। अच्छा। देखिए होता क्या है कि एक तो कोविड नहीं ख़त्म हुआ, उसकी एक वजह ख़ास मुझे लगता है कि ये है कि पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ही मेहमान नवाज़ कौम है, तो हम हर एक चीज़ को मेहमान नवाजी करते हैं। हम पोलियो ख़त्म नहीं कर सके, दुनिया से ख़त्म हो गया, टीबी दुनिया से ख़त्म हो रहा है, पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुआ, कोई मलेरिया ख़त्म हो गया वो नहीं ख़त्म हुआ, फिर डेंगू के मेहमान नवाजी कर रहे हैं, चिकनगुनिया की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और अगर लोग समझते हैं कोविड ख़त्म हो गया तो कैसे ख़त्म हो जाएगा, कोई बीमारी आज तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हुई है सिवाय स्मॉल पॉक्स के, वो भी वैक्सीनेशन की वजह से हुई थी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम एहतियाती तदबीर करें और कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए मेरे हाथ में कितने जरासीम लगे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कोविड का जरासीम किसी ने देखा? नहीं देखा। अब मैं मेडिकल में काम कर रहा हूँ, मेरे हज़ारों जरासीम लगे हुए हैं, अब आपने मुझसे हाथ मिला लिया। पहले तो हाथ मिलाना अच्छी बात नहीं है, अब मेरे सारे जरासीम आ गए आपके हाथ में। अच्छा अभी तक हाथ में है, आपने जहाँ खाना खाया और हाथ नहीं धोए वो आपके पेट अंदर चले गए। सो दीज थिंग्स आर टू बी रिमेंबर्ड एंड टू बी अवॉइडेड। दूसरी चीज़ जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, वो एक चैलेंज है जरासीमों के साथ। अच्छा। क्या हो रहा है कि ह्यूमंस जो है ना वो बेसिकली रहते हैं ठंडे इलाकों में और एनिमल्स रहते हैं दूर उनसे। लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, दुनिया का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो मैमल्स जो हैं और एनिमल्स ह्यूमन हैबिटेट के करीब आ रहे हैं। ओके। और और उनके अंदर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कोविड जैसी 1000 से ज़्यादा बीमारियां ऑलरेडी कंफर्म्ड हैं जो इंसानों को लग सकती हैं। सही। तो अगर हमने अगर इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं किया तो ये सारी बीमारियां भी फिर लगने लगेंगी। तो गुजारिश मेरी ये है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है ना वो अपनी प्रिवेंशन फॉर जरासीमों के लिए ख्याल करें, और सेकेंडली दवा लेनी हो तो एंटीबायोटिक की और वगैरह प्रिस्क्रिप्शन पे लें। फिर तीसरी आ जाती है, जैसे औरतें हैं उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, भाई खून का टेस्ट तो करवाएं। अगर कम है तो उसमें इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होता है, काम में दिल नहीं लगता, वो मतलब परेशान रहती हैं, बेचैन रहती हैं, और थोड़ी सी छोटी सी सस्ती सी दवा से उनका हीमोग्लोबिन अगर ऊपर आएगा तो वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो अच्छा, फिर लोग कहते हैं हमारी खाला थी, वालदा थी, वो बेचारी गिर गई बाथरूम में और हड्डी टूट गई। ये ऐसा नहीं होता, पहले हड्डी टूटती है फिर गिरते हैं। अच्छा। जी हाँ, और उसकी वजह ये होती है कि ओल्ड एज में स्पेशली इन फीमेल एक चीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होती है, और हड्डियाँ जो हैं वो ब्रिटल हो रही होती हैं विद टाइम। विटामिन डी की कमी है, सबको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, और अगर विटामिन डी कम है तो 25 रुपये का इलाज है। लेकिन जिस वक्त बोन्स इतनी वीक हो जाएं कि वो चटक के टूट रही हों और आप गिर रहे हों, तो फिर क्या होता है कि एक तो तकलीफ़ और परेशानी अलग है, वो हील भी नहीं होती सही से, क्योंकि वो इतनी वीक हो चुकी हैं कि अगर अभी ठीक होगी कहीं से और से चटक जाएगी। तो अगर इसको प्रिवेंशन होना ज़रूरी है। तो अब बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बीमारियों से, चाहे वो मेटाबॉलिक हों, चाहे इन्फेक्टिव हों, चाहे साइकोलॉजिकल हों, सबसे बचने का तरीका ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल करें और प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ आएँ।
बचाव के तरीके करें। अब मैं सबसे ये रिकमेंडेशन होती है कि आप पहले से डायग्नोस्टिक टेस्ट करा लें, स्क्रीनिंग करा लें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी शुगर के लेवल्स बढ़ रहे हैं, या विटामिन डी कम आ रहा है, या हीमोग्लोबिन कम हो रही है, या तो आप जो है आपको पता चल गया। अब आप बग़ैर दवाई लिए हुए डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपको तदाबीर बताएगा ग़िज़ा के हिसाब से। न्यूट्रिशनिस्ट से मिलना चाहिए एक्चुअली, कि क्या करना चाहिए आपको इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास से ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर्स है, डिप्रेशन हो रहा है या परेशानी है, आप अभी मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, तो साइकोलॉजिस्ट एक पूरी फील्ड है, उसके पास जाना चाहिए। देखिए इतनी अजीब बात है कि हमारे लोग जो है ना, अगर उनको आंखें ख़राब होती हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दिल में मसला होता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पेट का मसला होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर जहनी परेशानी या प्रॉब्लम है जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि वो लोग कहेंगे मैं पागल हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो नहीं जा रहे वो पागल है। आई टेल यू भाई, आपको एक प्रॉब्लम है, अगर आप आंखें ख़राब हैं और आप आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो ये अक्लमंदी तो नहीं है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास कि अगर आप, बहुत सारे लोगों को नेक में पेन हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, वो क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं। भाई आप पागल हैं क्या, क्रेजी हैं? इसके एक्चुअली ये होता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। होता क्या है कि हमारे जो वर्टिब्रा है ना, रीढ़ की हड्डी, वो वर्टिब्रास जो है ना, वो उनको पकड़ के रखा होता है मसल्स ने। ठीक है। अगर ज़्यादा पाइप होगा तो फिर बेंड ही नहीं कर सकेंगे आप, और ये मसल्स होती हैं बीच में से नर्व्स निकल रही होती हैं। तो जैसे ये विद एज मसल्स वीक होती हैं तो ये वर्टिब्रा करीब आने लगते हैं और बीच में से नर्व गुजर रही है, उसको दबाना शुरू कर देते हैं। आप दवा लेते हैं तो वो दवा पेन तो रोक देती है लेकिन मसला तो नहीं हल करती। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि वो एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मोरे अलग हो जाते हैं। ओके, ठीक। सिंपल तरीका बता दिया। तो किसके पास जाना चाहिए? तो जाना चाहिए। तो फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन मेडिसिन पूरी एक फील्ड है। 5 साल में तो सिर्फ वो बेसिक्स ग्रेजुएट करते हैं। ओके। तो उसके पास जाना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे ना तो लाइफ स्पैन भी लंबा होगा और क्वालिटी भी तो चाहिए ना, नंबर्स तो नहीं चाहिए, क्वांटिटी। इस वक्त पाकिस्तान में लाइफ स्पैन माशाल्लाह 80 से ऊपर चले गए हैं। तो अब आपको लोग, एल्डरली लोग काफ़ी मिलेंगे और लोग 90 से ऊपर जा रहे हैं। मेरे खुद फादर इन लॉ 91 साल के माशाल्लाह। ठीक। मेरी ग्रैंड मदर 101 साल की है। क्योंकि उन्होंने डायग्नोस्टिक कराई अच्छी लैब से और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया। फिर सारे एक लिमिट तो होती है ना, ओल्ड एज के इतने चैलेंजेस होते हैं। इसी तरह से अब पाकिस्तान में बच्चों की मेडिसिन को पीडियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं और अब सीनियर्स की जीरियाट्रिक मेडिसिन है। जीरियाट्रिक मेडिसिन में न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल थेरेपी का जो कंपोनेंट है वो मेजर कंपोनेंट है। ठीक है। तो इनके पास जाना चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हम लाइफ भी लंबी कर सकते हैं, क्वालिटी भी डिलीवरी कर सकते हैं लाइफ की। और जो लोग फिजिकल फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम जाते रहते हैं, आप देखेंगे उनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी बात आती है कि हमारे जो कौन है वो मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ऑब्वियसली पेनिडोल ब्रूफिन हम लोग बस इस तरह से खाते हैं जिस तरह से आपने बोला, मतलब जस्ट कैजुअली एवरी सिंगल डे जो है वो बस पॉप कर रहे होते हैं। तो इसका किसको कसूरवार ठहराना चाहिए? मतलब क्या गवर्नमेंट को कोई सैंक्शंस लगाने चाहिए या गवर्नमेंट को फार्मासिस्ट और केमिस्ट को बताना चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो आप इस तरह से आम नहीं बेच सकते? तो इसको किस तरह से हम आई थिंक बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए इसमें सबसे पहले तो देखिए ना, बात ये आती है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट से पहले, लॉज से पहले भाई खुद को भी तो अक्ल होनी चाहिए। भाई आपको मैं कहूँ कि जाइए ये जो है फिनाइल रखा हुआ है, इसको आप रोज़ सुबह 3 दफ़ा पी लें तो पियेंगे आप? नहीं। आप पागल हैं क्या? आप क्रेजी हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग का जो ना एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरे को ब्लेम करते रहो अपनी चैलेंजेस की वजह से। बिल्कुल ठीक है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि भाई आप अपनी भी नॉलेज बढ़ाएं। लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, भाई जनरल नॉलेज भी तो कर लो। अपने दोस्तों में कोई वाइज लोग रख लो, कोई डॉक्टर से साथ कोऑर्डिनेशन कर लो, उनसे एडवाइस ले लो जिसको पता हो और उसकी सजेशंस पे आप चले ना। अच्छा, फिर आ जाती 2 तरह की मेडिसिन हैं। एक है प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन और एक है जैसे पेनाडोल, ब्रूफेन वगैरह होगी जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली हैं। एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और दूसरी भी हैं, वो तो मिलनी नहीं चाहिए बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। लेकिन देन अगेन मैं सबसे ज़्यादा इसमें जो कसूरवार ठहराऊंगा वो इंडिविजुअल को खुद ठहराऊंगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी इतनी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। आपको क्रिकेट की तो नॉलेज है ना, आपको ये भी पता है कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। आपको बेसिक्स जो आपकी अपनी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है वो चैनल। आप कौन सा टीवी चैनल है, एक बेचारा हेल्थ टीवी आया था वो भी बंद हो गया।
ठीक है ना। तो कोई कौन से चैनल्स ऐसे आते हैं जो हेल्थ के बारे में आप प्रोग्राम्स देखते हो, कोई भी नहीं देखता। सो व्हाट इज हैपनिंग। और क्वैकरी एक और जो प्रॉब्लम है ना वो अतायत है। ये कोई गलत चीज फैलाते हैं, वो सब फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये पहला पार्ट हो गया। दूसरी बात है कि डेफिनेटली जो है वो गवर्नमेंट की भी होना चाहिए कि वो अपने लोगों पे रूल्स बनाए। केमिस्ट फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिक्स होना चाहिए। लेकिन हम मोरली अगर सबके सब एक ही बोट पे है ना, तो अगर हम लोग मोरल खुद अच्छे होंगे तो कल हम ही इतने से तो अपनी केमिस्ट बनेगा तो दवा देनी नहीं चाहिए प्रिस्क्रिप्शन के बगैर डॉक्टर की जो कुछ दवाइयाँ हैं। अच्छा, अब आ जाती हैं जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन है, क्या वो लेनी चाहिए हमें खुद से? वो भी नहीं लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा बताऊँ। सर दर्द की गोली है पैराडोल, और सर का दर्द या बुखार की दोनों की, और वो ब्रूफिन भी है, और वो एस्पिरिन भी है, ठीक है, और वो पॉन्स्टन भी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नाम ले लेते हैं। दवाइयाँ सारी अच्छी हैं, लेकिन आपको मैं बात बताऊँ कि ब्रूफिन और एस्पिरिन ब्लड में प्लेटलेट्स पे असरअंदाज होती है। तो अगर डेंगू का पेशेंट है जिसको बुखार है, और अगर आपने उसको ब्रूफिन या एस्पिरिन दे दी तो उसके अंदर तो प्लेटलेट गिर रहे होते हैं, तो समझिए कि उसकी आपने ब्लीडिंग करा दी, पेशेंट मर सकता है। अच्छा। जबकि ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स हैं। तो इसलिए रिमेंबर वन थिंग कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि बताऊँ जैसे बुखार हो गया, तो बुखार मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, बुखार कोविड की या फ्लू की वजह से भी हो सकता है, डेंगू की वजह से, और बुखार जो है वो टाइफाइड की वजह से भी हो सकता है। ये नाम अभी हमने लिए। मलेरिया का जो जरासीम है वो पैरासाइट है, उसकी दवाइयाँ अलग हैं। कोविड, डेंगू, फ्लू के जरासीम वायरसेस हैं, इसकी दवाइयाँ अलग हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक असर ही नहीं करती इन पे। और टाइफाइड बैक्टीरिया है, बेसिकली सिर्फ एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे असर करती है। सही। सो इसलिए ये अब सबको तो नहीं सिखा सकते आप। सब चलिए आपके प्रोग्राम से कम एक जनरल नॉलेज लोगों को पता चल गई। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज हो आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बता देगा। अगर उसको समझ में आ जाता है बगैर टेस्ट करें, वरना वो टेस्ट कराएगा। टेस्ट से ही पता चल सकता है कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। तो डायग्नोस्टिक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक्स जो है ना उससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि बीमारी मलेरिया है या नहीं है, ये भी पता चलता है जैसे डेंगू है या नहीं है, ये भी पता चल सकता है प्लेटलेट्स कितने। ये तो हो गया डायग्नोस्टिक। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, तो ये पता चलता है कि ट्रीटमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही, रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और चौथी चीज है जो मैंने प्रिवेंटिव में बात की कि कुछ बीमारी नहीं है, आपने जाके चेक करा दी कि अंदर का हाल तो नहीं पता बाहर से। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है ना, इसके बारे में लोगों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप थोड़ा सा पहले से चीज़ें कर लेंगे, निप इन द बड है, तो शुरू से ही चीज़ें पता चल के वो चीज़ें बेहतर होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टेस्ट आपको अभी से करा लेने चाहिए? जिस तरह से अगर कोई बंदा देख रहा है, उसको कोई बीमारी फील नहीं हो रही, बट वो बस अगर चला जाए लैब और फिर वो जाके ये टेस्ट करवा ले। देखिए, पहली बात तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से एडवाइस लेके कौन से टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन अगर जस्ट इन केस वो चाहते हैं मैं अपनी स्क्रीनिंग करा लूँ, ठीक है ना, तो शुगर का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जिन लोगों के अंदर फैमिली में डायबिटीज़ है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वजह है कि ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर फैमिलियल है भी है। यानी कि फैमिली में अगर है ना तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर ये आएगा ही आएगा। ठीक है। और जिनके अंदर बड़ों में नहीं थी उनके अंदर कम चांसेस हैं, वो हो भी सकता है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल और दूसरी वजूहत से। दूसरी चीज़ ये आती है, शुगर हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, जो खून के अंदर जो चिकनाई है उसके बारे में बता देता है। तो चिकनाई कर क्या रही होती है, एक्स्ट्रा चिकनाई वो रगों में डिपॉजिट हो रही होती है। तो अगर इतनी बड़ी जैसे समझे रोड है, उसमें डिपॉजिशन होते होते या गाड़ियाँ जैसे मोटरसाइकिल पार्क होंगी तो रोड छोटी हो जाएगी ना, वो छोटी हो रही होती है और फिर एक टाइम ऐसा आएगा बंद हो जाएगी, जैसे ब्लैक ट्रैफिक हो जाता है। अगर ये ट्रैफिक जैम हमारी रगों में हो जाएगा तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। और प्रॉब्लम हार्ट अटैक में ये है कि हार्ट की जो मसल है ना वो रिपेयर नहीं हो सकती। तो जो एक दफ़ा अगर बंदा बच गया तो जो डैमेज हो गया ना पार्ट, वो ठीक नहीं हो सकता, सही रिपेयर नहीं होता, इसमें ये प्रॉब्लम है। तीसरा टेस्ट हो गया, हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो लिवर है और किडनी है मेजर। तो लिवर का लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी का किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया। अच्छा, और सीबीसी कराया जाता है कि खून में हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी की प्रोटेक्टिव आर्मी है, रेड ब्लड सेल्स यानी हीमोग्लोबिन वगैरह कितनी है। अगर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आना है तो यूरिन डीआर करा लिया, कि बॉडी की किडनी फंक्शन से पूरा यूरिन डीआर में आ गया। और कराना है तो चेस्ट एक्सरे,
कि चेस्ट एक्सरे से आपको पता चलता है कि बहुत सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, इवन पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग अलग कर रहे हैं, तो लंग का हाल आपको पता चल जाता है चेस्ट एक्सरे से, और ईसीजी से हार्ट की धड़कन का पता चल जाता है। तो उससे ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है ना, वो शुरू में ही पकड़ लिया आपने, ठीक है। और आपने जो है वो उसके साथ ही जो है वो फिर प्लान ऑफ एक्शन लेके चला गया या डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया। वजन आपके हमारे तो रेगुलर होता है ना, किसी ने टेस्ट कराया, सब टेस्ट नॉर्मल थे, हीमोग्लोबिन कम थी, तो भाई डॉक्टर की क्या, उसने दवा लिख के दे दी, ठीक हो गया। 6-7 महीने बाद मॉनिटर कर लिया। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था तो उसने उसको यंग एज होगा तो उससे कहा कि भाई आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, फैट्स को छोड़ें, चिकनाई वाले फूड को छोड़ दें, और आप कार्बोहाइड्रेट, आजकल कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, उल्टा हो गया ना, आजकल पहले तो चिकनाई करती थी। तो ये चीज़ें करी, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया और पता चला वो सब ठीक हो गया। बाद में मॉनिटर कर लिया, फिर मॉनिटरिंग करते चले गए, तो अब तो रगों में जमा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें करना बहुत, ये चीज़ें से आपको पहले से पता चल जाता है। और ख़ास में अच्छा, जिन औरतों में फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रहा हुआ है, किसी बड़ों में, किसी में कजन्स में, फैमिली में, उनको फिर मैमोग्राम का टेस्ट 40 इयर्स के बाद कराना चाहिए, जो चेस्ट एक्सरे होता है फॉर ब्रेस्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये भी पता चल गया कि कुछ कैंसर जरासीम कॉज करते हैं। अच्छा जी, तो पेट का एक जरासीम है, गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करता है, एक जरासीम है जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। इसी तरह से औरतों में यूट्रस सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो उससे कैंसर कॉज होता है, उसके भी वैक्सीन आ गया HPV का। ओके। तो इस तरह आप लगाना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहता चलूँ कि प्लीज़ वैक्सीनेशंस को गलत नहीं समझे, वैक्सीनेशंस आपको बचाती हैं। अगर आज दुनिया कोविड से बाहर निकली है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस। और दुनिया से पहले ना एक बीमारी है जो अब खत्म हो गई, पढ़ाई भी नहीं जाती, वो कहलाती थी स्मॉल पॉक्स, वो दुनिया से रेडिकेट हो चुकी है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और अब पोलियो भी रेडिकेट होगा तो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है वो बहुत एडवांटेजेस है। ये चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट भी हूँ कि, और मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या पढ़ा रहे। मुझसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से, चाहे पोलियो हो चाहे कोविड हो, ये कोई भी चीज़ नहीं करती है वैसे बाय द वे, कि बाल तो नहीं गिर जाएंगे, आंखें तो मेरी अंधी नहीं हो जाएंगी, मेरी बोलने की सकत तो नहीं चली जाएगी, मेरी दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, मेरी जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा, मेरा जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा, मेरे गुर्दे तो नहीं फेल हो जाएंगे। पाकिस्तानीज को वैक्सीनेशन से एक ही प्रॉब्लम है कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो पहली बात, ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले जो पोलियो वैक्सीनेशन लगाई गई थी ना, वो आसफा भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लगाई थी। आसफा भुट्टो जो है वो, उसके बाद से अगर आज जैसे आप देखेंगे ना तो आबादी कितनी हो गई है, वो तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई ऐसा नहीं हो रहा, बढ़ रही, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ रही है, बल्कि लाइटर साइड पे लगता है ये उल्टा ही काम ना कर रही हो। तो ये, और फिर लेकिन अफसोस ये बात का है कि क्या एजुकेशन दे रहे हैं हम, कि हमें और किसी बॉडी के पार्ट की फिक्र नहीं, कि स्किन में रैशेस तो नहीं हो जाएंगे, दांत तो नहीं गिर जाएंगे, हमें पूरी बॉडी की कोई फिक्र नहीं है। जब हम उनको समझाते लोगों कि नहीं, इसमें फर्टिलिटी का कोई मसला नहीं होगा, बच्चे पैदा हो सकते हैं, चाहे वो 70 साल के साहब होंगे, वो भी यही पूछ रहे होते हैं। तो और उसके बाद वो जाके फौरन वैक्सीनेशन लगा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह के बंदो, तुम लोगों को दूसरी बॉडी के पार्ट का कोई फिक्र नहीं है, कानों का फिक्र नहीं है, किसी और भी चीज़ की फिक्र नहीं है क्या? तो बेसिकली मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, आप जैसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ऐसी ही बातें हम करेंगे तो जो लोग सुनेंगे या उसको किसी को से शेयर करेंगे प्रोफेशनल्स की, तो इससे लोगों का फ़ायदा होगा। एक और मैं गुजारिश करता चलूँ कि प्लीज़ गलत इन्फॉर्मेशन ना भेजें, लोग ना क्रिमिनल है। हमने कोविड सेंटर आर्मी के साथ लीडरशिप में इस्टेब्लिश हुआ था, एक्सपो सेंटर में हम वहाँ पे 3 महीने अंदर थे और वहाँ पे बेस्ट इलाज था। देखिए कुछ पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहे थे, बाद में पता चला सना मक्खी के पानी पी रहे थे। क्योंकि उस जमाने में एक वायरल हुआ कि सना मक्खी का पानी पियेंगे तो उससे कोविड ठीक हो जाएगा, और लोगों ने उसको वाइल्डली स्प्रेड किया। सना मक्खी करता क्या है कि वो कब्ज को खोलता है बेसिकली, और वो ज्यादा पीने से डायरिया कॉज कर देता है। और जब वो डायरिया कॉज करता है तो बॉडी की जो नमकियात है वो सारी निकल जाती हैं। तो ऐसे यहाँ तो हमने कोविड सेंटर, जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची था, थैंक्स टू मिलिट्री लीडरशिप, इन्होंने इस बात को फौरन पकड़ लिया और हम के बाकी कितने लोगों की हम बात हो गई होगी। तो प्लीज जो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो अंडर क्वालिफाइड इडियट्स ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, मैं सॉरी फॉर माई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ये मर्डरर्स हो गए।
गलत इंफॉर्मेशन देके। और अब ये जो है इनको 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर हो रही है। हमारे दुश्मन मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान में नाउमीदी फैले, मायूसी फैले, लोग हमारी प्राउड आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट हो जाए। वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर करी है, ये सबको पता है। वो ऐसी चीजें बेचारे हमारे इनोसेंट लोगों को भेजते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं गलत सारी इंफॉर्मेशंस, और इससे जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को जोड़ना सीखें, सही गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना फैलाएं। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह कहा करते थे कि अगर उनको जन्नत नसीब करे कि अगर आपने 4 दिन पहले किसी को बुराई करते हुए देखा है ना, वो बुराई भी किसी को नहीं बताए जो आपने अपनी आंखों से देखी है। कि हो सकता है कि उन 3 दिनों के अंदर उसने तौबा कर ली हो और वो रिफॉर्म हो चुका हो। ठीक। तो हम यहाँ पे किसी के जज नहीं है। हमें अगर जज करना चाहिए तो अपने आप को जानना चाहिए, अपने कैरेक्टर को करना चाहिए और अपने गरेबान को देखना चाहिए। अपने रिलीजन से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने प्रॉफिट के कदमों पे चलना चाहिए और अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए। और जो मुल्क के लिए जान देते हैं हमारी आर्म फोर्सेस, उनके लिए ना सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए और उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए, बल्कि उनसे आगे खड़ा होना चाहिए। सही है। अच्छा फरहान साहब, आजकल की जो यूथ है ना, वो अनफॉर्चुनेटली वेपिंग के अंदर बहुत पड़ गई है। मतलब हर छोटे से छोटा, इवन कि 6 साल का बच्चा भी जो है वो वेपिंग कर रहा होता है और उसको कैजुअल समझ रहे होते हैं, वो उसको ट्रेंडिंग समझ रहे होते हैं। और माँ बाप भी इसलिए कुछ नहीं कहते कि वो स्मोकी तो है, वो फ्लेवर ही तो है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है, चॉकलेट फ्लेवर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से कुछ बहुत बड़ा हादसा या बहुत बड़ा पेंडेमिक आ सकता है? पेंडेमिक क्या आ सकता है, ये बच्चों की जिंदगी हाफ हो गई है। अच्छा। जी हाँ, इतना ज्यादा डैमेजिंग है वेपिंग, इतनी डैमेजिंग है। और अब इसमें हो ये रहा है कि इसके अंदर अपॉर्चुनिस्ट जो है ना, ड्रग्स भी मिला रहे हैं। ओके। और एडिक्ट बना रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, तो हो सकता है जो अच्छे ऑनेस्ट वेपिंग सेंटर्स हों वही ना कर रहे हों, डेफिनेटली। लेकिन जो है वो दूसरे जो ये चीज़ें भी अब शामिल होती चली जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली चीज़ ये है कि आप मुझे ये बताइए कि एक्स्ट्रा खाना खाने से ही नुकसान हो जाते हैं। तो भाई कुछ अक्ल करे ना, ये चीज़ें आप स्मोकिंग या कोई भी चीज़ अंदर बॉडी के डालते हैं उसका कोई ना कोई असर होता है, ठीक है ना, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स ही क्यों ना हो। और तो आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि अब हम खाने के ऊपर इतनी न्यूट्रिशनिस्ट बात कर रहे हैं, पूरी फील्ड आ गई है, 5 साल की न्यूट्रिशनिस्ट बनते हैं जो बताते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप ये सोचें कि आप एक चीज़ को जो ले रहे हैं जो कि अपने आप ये सुसाइड का एक तरीका है, मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें हराम होनी चाहिए। ठीक है, हराम होनी चाहिए, मतलब इतना संगीन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो फिर मैं हराम होनी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ ये हराम है, ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बात है कि जिस तरह से मैं अभी पाकिस्तान अभी जो करंट विजिट आया है उसके अंदर मैंने बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ना पॉपअप होते हुए देखे। तो आपको लगता है कि क्या ये सही हो रहा है या ये बुरा हो रहा है? क्योंकि अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पॉप इतने हो रहे हैं तो क्या ग्रेजुएट्स जो हैं, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं, नहीं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज को ना पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मॉनिटर करता है। ठीक है। अगर पीएमडीसी इसको अप्रूव करता है ना तो वो तो सही काम कर रहे हैं। Okay. ठीक है, मतलब एक बेसिक लेवल तो वो कर रहे हैं। Okay. पीएमडीसी काफी स्ट्रिक्ट इदारा है, वो अलाउ ही नहीं करता मेडिकल कॉलेज को ऑपरेट करना अनटिल अनलेस कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उसमें कोई ज्यादा अच्छा कर रहा होगा, कोई थोड़ा कम कर रहा होगा, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होना जरूरी है। और पीएमडीसी जो है इसको मॉनिटर कर रहा है। हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हमें नर्सेस की भी ज़रूरत है, बल्कि दुनिया को नर्सेस की ज़रूरत है और पैरामेडिकल स्टाफ की, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। मैं समझता हूँ हमारे लोगों को स्किल सीखनी चाहिए और हमें ये फील्ड्स में आना चाहिए और उसमें, लेकिन साइमल्टेनियसली हमेशा हमें इंस्टीट्यूशन को हर चीज़ में नहीं डालना चाहिए। जो मैं फिर आ जाता हूँ, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं या नर्सिंग कॉलेज से कर रहे हैं, आप कितना सीख रहे हैं, कितना अपनी सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितना अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं, कितने मेंटोर्स रखे हुए हैं और कितने रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं और कितना ज़्यादा इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द बक स्टॉप्स एट यू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। इस ब्लेम गेम से निकले। और जब बचपन में सुनते थे ना कि अगर आप किसी पे ब्लेम करेंगे तो अगर एक फिंगर आप पे पॉइंट करिए तो बाकी सारी फिंगर्स जो रिवर्स आप पे पॉइंट कर रही हैं। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो फिर आप अच्छे की तो फायदा है, लेकिन बुराई की भी आपको, जब आप कहते हैं मेरी फॉल्ट हुई तो फिर आप एनालिसिस करते हैं कि ये मैं फेल हुआ तो ये मेरी क्या गलती थी
कि ये मैं जिनकी वजह से फेल हुआ, देन यू करेक्ट देम एंड दैट इज द रोड टू सक्सेस। सक्सेसफुल आदमी हर हमेशा, जो भी लेडी हो या जेंटलमैन हो, वो हमेशा सारी अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुद लेते हैं, बल्कि अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो खुद लेते हैं। और एक चीज़ जो है मैं ज़रूर कहता चलूँ, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, आप माशाल्लाह हर जगह जाते हैं, प्लीज़ हमारी ईसा लैब इज़ इंक्लूसिविटी है, इधर इक्विटी है, डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ हर एज ग्रुप्स काम करते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स भी काम करते हैं, हमारे पास डिफरेंटली एबल भी काम करते हैं, ब्लाइंड भी काम करते हैं, हैंडीकैप भी काम करते हैं, एज ग्रुप्स भी सारी काम करती हैं, और हर एथनिसिटी काम करती है, हर रिलीजन के लोग काम करते हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदूज। बल्कि मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ, यकीन माने माइनॉरिटीज़ को तो मैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाली है। हमारी अगर सक्सेस में कोई राज है ना, वो एक हमारी विमेन एम्पावरमेंट, नंबर 1 इंक्लूसिविटी, इक्विटी, डाइवर्सिटी, और तीसरी चीज़ हमारी माइनॉरिटीज़। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह हमारे माइनॉरिटीज़ का जो वाइट पोर्शन है झंडे का, उसी ने झंडे को पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात। वरना तो ग्रीन गिर जाए। उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकी जो वैल्यूएबल इनपुट है और जो सिंसियरिटी और कमिटमेंट है ना, सलाम है उसको। तो अगर हम ऑर्गेनाइज, और एक जो चीज़ हमें सक्सेसफुल दी, चले इस पर बात कर लें, वो हमारा हकूक़ुल इबाद डिपार्टमेंट है। हम लोग इस वक्त विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड में कर रहे हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ पोलियो एरेडिकेशन में कर रहे हैं। हमारी सारी ब्रांचेस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का सेंटर है, फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हम लगाते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट के पास काम कर रहे हैं, साहिल वेलफेयर एसोसिएशन नेवी की बहुत ज़बरदस्त है, कोस्टल बेल्ट पे काम कर रही है, मैंग्रोव प्लांटेशन, लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन, और जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट करना, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स बनाए हैं। सफ़ा यूनिवर्सिटी प्रीमियर है, DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी में भी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम अपने तौर पे हम कोशिश कर रहे हैं, आई एम एन ऑफिशियल मीडिएटर ऑल्सो, तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे उनकी दोस्ती की जाए, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ में, और ये जो मेटाबॉलिक में हम ये बेताशा मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं, अवेयरनेस सेशन, सेमिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं, और हम कोलैबोरेट भी करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, मसलन सैटरडे वेलफेयर एसोसिएशन, सिलानी, आलमगीर वेलफेयर, रेड क्रेसेंट, रोटरी इंटरनेशनल, सैटरडे, ये तो मैंने बता दिया था, साहिल वेलफेयर एसोसिएशन, तो और सैटरडे वेलफेयर एसोसिएशन। तो कहने का मकसद ये है कि कोलैबोरेशन में जब आप मिल के काम करते हैं ना, तो बिगर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आप रीच कर सकते हैं टुगेदर, और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी है कि उन लोगों को क्या बोलेंगे आप जो लोग अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाने से? उनको डर लगता है, उनको कोई एंजाइटी होती है कि ये बहुत सारे टेस्ट लिख के दे देंगे, बहुत सारी दवाइयाँ लिख के दे देंगे। मेरी डर तो लगता है, लेकिन डॉक्टर से लोग डरते हैं। लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे और उसने टेस्ट चला करा दिया तो अगर मुझे कैंसर निकल आएगा बेसिकली तो भाई बहन, अगर ये आपको पता चल गया कि शुरू में है तो आप इलाज करा सकते हैं, वो गायब तो नहीं हो जाएगा टेस्ट नहीं कराने से, अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि देखें आपको ये देखना है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाएं। ठीक है। हमारे पास इलाकों में बहुत सारे अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो यू नीड टू डिफरेंशिएट, हेल्थ को तो प्रायोरिटी देना, यू नीड टू डिफरेंशिएट कि हु आर द गुड पीपल, हु आर द करेक्ट पीपल, ठीक है ना। तो उनके पास आप जाएंगे तो आपको वो आपसे बात भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी, आपको लॉजिकली लेके जाएंगे जर्नी में, और आपको जो है आपकी वेलनेस के बारे में बात करेंगे। दैट्स हाउ इट इज़। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, और मैं सिर्फ मेडिकल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं तो गुजारिश कर चुका हूँ आपके प्रोग्राम में कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अगर आपको अपनी डाइट वेट रिडक्शन प्रोग्राम करना है तो आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, जिम में जाएं। आपको अगर जो है वो एक से नेक में स्पैज़म आया हुआ है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बैक मूव नहीं कर रही है, तो आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं। ठीक है। जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसके पास जाएंगे ना आप, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तो बात की बात है तो उनके पास आप जाएंगे, एंड देन यू विल सी, एंड इफ दे नीड दे विल टेल यू कि इस डॉक्टर को दिखा लें या ये चीज़ कर लें। बट आई टेल यू, ये सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। जो है डेंटिस्ट के पास जरूर जाए, खुदा के वास्ते। आपको पता है कि जो इजिप्ट की ममीज है ना, हजारों साल पहले, उसके दांत हैं। यार हमारे पास जिंदा लोग के दांत नहीं है। अगर आप अभी किसी से कहें ना कि जरा अपने दांत दिखा दे,
तो आंखें दिखाना तो प्रेफर करेंगे, दांत नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए कि आपको पता है सारी बीमारियां जो है ना वो मुंह से जाती है। आपने खाया बिल्कुल, ना, हाँ, जी, मुंह से जी। गया ना। सबसे पहले गेट कौन सा है? दांत है। डेंटिस्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं, तभी हमने डॉक्टर ईसा डेंटल सर्विसेज भी स्टार्ट की है पूरे पाकिस्तान की। वी आर द फर्स्ट चेन ऑफ डेंटल क्लिनिक्स इन पाकिस्तान। वी आर द फर्स्ट चेन ऑफ डॉक्टर ईसा फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर इन पाकिस्तान। तो कहने का मकसद है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दांतों को चेक कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो उससे होगा क्या कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आर यू सैटिस्फाइड विद द करंट हेल्थ मिनिस्ट्री पाकिस्तान? अच्छा देखिए, पाकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हुआ ये कि 18th अमेंडमेंट आ गया, तो हेल्थ जो है ना वो सूबों में डिवॉल्व हो गया। तो पहला चैलेंज तो अभी सूबों की आप हेल्थ मिनिस्टर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इसमें बहुत ही कॉम्पिटेंट बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर है मुस्तफा कमाल, और उन्होंने तो रेवोल्यूशन लेके आ गए फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री में। एंड मुझे बहुत अच्छी बातें वो कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल बताता हूँ। तो होता ये है कि हमारे पास भी जो सारा डाटा है ना वो हमारा क्लाउड में सेव हो रहा होता है। तो हमारे पास आप जब एक दफ़ा टेस्ट कराएंगे ना, तो 10 साल पुराना टेस्ट भी अगर आप चाहें ना रिजल्ट, अपनी ऐप है, हमारे पास ऐप आ गई है, उसमें आप खुद निकाल सकते हैं। डाटा इज इन द क्लाउड। इसी तरह आप आगा खान या जो बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, आगा खान गए, उनके अंदर भी आपने जब इलाज कराया तो वो भी इलाज जो आपने कराया तो वो उनके पास सेव हो रहा है। MR नंबर उनका है। अब एक MR मेरा हो गया, एक MR उनका हो गया। अगर आप लाहौर में तो शौकत खानम गए तो एक MR उनका हो गया, जियाउद्दीन हॉस्पिटल के एक MR उनका हो गया। अब अगर आपने ज़्यादा टेस्ट कराए मेरे पास से और आप गए या एक हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे थे जियाउद्दीन हॉस्पिटल में, और अब आप आगा खान चले गए, वैसे तो ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो डाटा तो नहीं गया ना, तो उनके पास वो डाटा नहीं है, अब आप फंस गए। बिल्कुल। तो मुस्तफा कमाल ने देखिए आते ही कैसे इनिशिएटिव लिया है कि NIC नंबर से MR कनेक्टेड हो जाएंगे। ओके। तो यानी कि जब किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वो ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं नादरा के साथ, तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है। तो अब होगा ये कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में गए या मेरे पास आए या किसी के पास भी गए, आपका NIC नंबर होगा तो हम सबका डाटा उससे कनेक्टेड होगा, तो सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। नाइस, ठीक। देखा जरा सा इनिशिएटिव। सूबों में डॉक्टर अजरा पिचो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और रेहान बलोच हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही एफर्ट्स अपने पुट इन कर रहे हैं। बड़ी आपको बताऊं, इंडस हॉस्पिटल हो गया, SIUT हो गया, गम्बट इंस्टीट्यूट खैरपुर का हो गया, मेजॉरिटी पैसे इनको जो चल रहे हैं ना मिल रहे। इसी तरह से जिना के अंदर रेडियोलॉजी एड फाउंडेशन है, ये जो रेडियोलॉजी की वो सारे MRI CT गामा कैमराज और साइबर लाइफ लगी हुई है जी, वो मेजॉरिटी फंडिंग जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, तो अच्छा काम भी कर रही है। बट देन अगेन देखिए ना, अगर हम लोग जो है हम लोग गवर्नमेंट सब मिलिट्री सब मिल के रहेंगे ना तो सब अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता रहूँ कि देखिए 18 अमेंडमेंट हुई, जो लॉज बनाए जाते हैं, तो जैसे मैं आपसे अभी इंटरव्यू से पहले कह रहा था कि मशवरे के साथ चाहिए, तो इसी वजह से देखें क्या हुआ, इसमें गैप्स है। तो अब जैसे कोविड आया तो एक नया इदारा बनाना पड़ गया, NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। उसका रीजन ये था कि सारे सूबे अलग अलग चलेंगे, तो पहला कोई कुछ इलाज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया गया। तो इन द एंड फेडरल गवर्नमेंट की प्रेजेंस जो है उस सूबों में होना जरूरी है। कम्युनिकेशन एंड पॉलिसीज, जो कंट्री की कौन सी पॉलिसीज हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैं ही समझता हूँ कि बेसिकली थिंग्स तो इम्प्रूव होने की बहुत है। इम्प्रूवमेंट तो आप बेस्ट भी हो ना तो भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो वी नीड टू वर्क अहेड, बट वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। ब्लेम गेम से निकलना चाहिए, हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, एंड लेट्स मेक पाकिस्तान अ ग्रेट कंट्री। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे शो का नाम है थॉट्स दैट शेप, तो हम ऐसी थॉट्स निकालना चाहते हैं आप जैसे लीडरों से जो कि पूरे नेशन को शेप कर सके। तो क्या ऐसी थॉट आप निकालना चाहेंगे, बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो शेप करें? देखिए, सबसे चीज़ मैं कहता हूँ कि अपने अंदर ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना बड़ा ज़रूरी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब ये है कि अगर आप किसी से हार गए तो आप उसके लिए तालियां बजाएं, खुश होंगे ही इज़ वन द चैंपियनशिप, और फिर मेहनत से
बेहतर करने के लिए या बीट करने की कोशिश करें, सो दैट कि मेरिटोरियस हो चीज़, ये नहीं कि गिरा के हो। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से दोस्तियां भी होती हैं, नेशनल स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए आई थिंक। और उसके बाद हमें जो है ना वो दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हमें जो है ना वो मेरिटोरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेरिटोरियस होंगे किसी भी अपने ऑफिस में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में हो या हायरिंग में हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि हम लोग अगर अपने अंदर टॉलरेंस लेके आ जाए, बर्दाश्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, लेकिन अगर हम टॉलरेंस लेके आए तो ये जो डिफरेंसेस हैं हमारे, ये समझे डिफरेंट कलर्स हैं, और ये कलर जितने होंगे उतनी कलर पेंटिंग खूबसूरत होगी। सो दैट्स द फिर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबके साथ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी करना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें और पॉजिटिवली चीज़ें करें तो हमेशा हल की तरफ आप जाते हैं, डेटरेंस की तरफ नहीं जाते, और लोगों के स्टेप्स पाँव पे स्टेप करते हुए नहीं चले जाते। दूसरी एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एथिक्स, क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गेन विद अनएथिकल मीन्स वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म विजन और सक्सेस की तरफ नहीं लेके जा सकते। और दूसरा ग्रैटिट्यूड, जिन लोगों ने आपकी मदद की, जिन्होंने आपका ख्याल किया, अल्लाह ताला की ग्रैटिट्यूड, लोगों की ग्रैटिट्यूड, पेरेंट्स की ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, प्लीज़, है ना, आई एम ग्रेटफुल। और हम्बलनेस, सक्सेसफुल लोगों की जो मैंने जो देखे हैं ना, हम्बलनेस होनी ज़रूरी है। पाँव ज़मीन पे ही रहने चाहिए जब आसमान को छू रहे हो। सही। और एक और चीज़ है हकूक़ुल इबाद, लोगों के बारे में सोचें, नॉट ये नहीं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, बल्कि ये देखें कि हाउ कैन वी हेल्प अदर्स बी बेटर एंड और आप देखेंगे कि कैसे जो है ना आप ब्लेस्ड होना शुरू हो जाएंगे और लोग आपको मदद करने आ जाएंगे, आपको गायबी मदद आने लग जाएगी। सो आई वुड सी कि जो है और एक पर्सनल लेवल पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी प्रायोरिटीज। देखिए मैं समझता हूँ टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम मैनेजमेंट में एक टाइम जो है काम का होना चाहिए, वो अपना टाइमिंग्स होनी चाहिए, बट एक टाइम लेट्स से 8 आवर्स, एक टाइम आपका होना चाहिए सोने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने घंटे मैंने सोना ही सोना है, 24 घंटे में 7 आवर्स, ठीक है। उसके बाद जो टाइम बचा वो आपको फिर डिवाइड करना है डेफिनेटली विद योर लव वंस, फैमिली वगैरह के साथ। लेकिन एक टाइम जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ ना, वो है मी टाइम, ठीक है, वो भी रखना जरूरी है, जो आपको खुशी दे, जो आपको हैप्पीनेस दे। वो कुछ भी हो सकता है, किसी को मदद करने, बिल्कुल कोशिश ये करनी है मदद भी किसी की करनी हो, आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, मी टाइम भी निकालना बहुत ज़रूरी है। और लेडीज़ के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वजह ये होती है कि मैन फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन औरतें जो घर पे होती हैं वो बच्चों को देख रही हैं, मियाँ को देख रही हैं, या बहुत सारी अब प्रोफेशन में आती चली जा रही हैं, बेचारी रह जाती है। तो मी टाइम, तो मैं मर्दों को भी कहूँगा कि प्लीज़ आप टेक केयर करें कि वाइफ, सिस्टर्स, बहन, माँ, जो लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, वो पिलर हैं आपका, उनके लिए मी टाइम निकलना ज़रूरी है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड कि आप क्यों शॉपिंग कर रहे हैं या क्यों किसी दोस्त से मिल रहे हैं, क्यों का वर्ड नहीं है, दैट्स देयर टाइम। डेफिनेटली कोई अनएथिकल काम तो नहीं कर रहे होंगे ना, तो वो चीज़ उनको स्पेस दें, और आप देखेंगे कि ना सिर्फ वो खुश रहेंगी, आपको भी खुश रखेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, इन शॉर्ट पूरे मुल्क को दे रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप मुल्क से बाहर इमीडिएटली जा सकते हैं, उल्टा आप तो बाहर से पढ़ के पाकिस्तान के अंदर आए हैं, और आपकी जो वालदा और वालिद थे वो भी बाहर से जब वो सारा एक्सपोजर हासिल करके पाकिस्तान के अंदर आए थे, और पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क आपने संभाला हुआ है माशाल्लाह से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को बहुत कुछ है कि वेपिंग से ज़िंदगी आधी हो जाती है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सेकेंड हैंड स्मोकिंग वो होती है कि अगर बच्चा आपके सामने और आप स्मोक कर रहे हैं तो उसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग हो रही है, और सेकेंड हैंड स्मोकिंग उतनी ही है जितनी स्मोकिंग होती है। आज सीखने को ये भी है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। दीगर जितने भी लैब्स हैं जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हैं, उनके जो भी MR नंबर्स हैं वो स्ट्रीमलाइन करके एक गवर्नमेंट का इदारा कर रहा है, जिसमें NIC नंबर आपने डाला तो फिर सारी चीज़ें, सारा डेटा उनके पास वहाँ मौजूद होगा। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये भी सीखने को मिला कि जो कौन कौन से बेसिक टेस्ट्स हैं जो कि आपको करने चाहिए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बीमार हो तभी डॉक्टर के पास जाएं, बीमार होने से पहले
जाएं, डायग्नोस्टिक्स अपने करवाएं और ये भी सीखा कि कोई भी चीज़ स्प्रेड करने से पहले तहकीकात ज़रूर करें। कोई भी चीज़ व्हाट्सएप पे जो है वो फॉरवर्ड ना किया करें या फेसबुक पे शेयर ना किया करें अगर आपको नहीं पता उसके बारे में। स्पेसिफिकली जब हेल्थ की बात हो तो ये चीज़ जो है वो बहुत अलार्मिंग होती है और बहुत क्रूशल होती है। और ये भी सीखा कि वो जो लोग हैं जो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं वो यहाँ तक कि इन्होंने कहा है कि वो मर्डरर्स होते हैं जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। उसकी वजह से पैनिक होता है, उसकी वजह से बहुत सारा केओस बन जाता है। आपने क्या क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिन्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़ और व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।